साथियों नमस्कार। रीडेबल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक त्रिपाठी। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के एक ऐसे अनमोल खजाने से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसने अपनी रोमांचक कहानी से लाखों पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये है देवकीनंदन खत्री की कालजयी रचना चंद्रकांता। चंद्रकांता एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार की गहराई है, साजिश का खेल है, तिलिस्मी रहस्य है और अद्भुत रोमांच है। ये उपन्यास केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जादुई दुनिया का दरवाजा है जो आपको बराबर अपनी ओर खींचता रहेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी चंद्रकांता के अद्भुत प्रेम और रहस्यमयी तिलिस्मों की दुनिया में ले जाने वाला है। अपनी कल्पना के परों को फैलाइए और डूब जाइए इस रोमांचक कथा में। पहला अध्याय, बयान 1। शाम का वक्त है। कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स, वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह, एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की उम्र 21 या 22 वर्ष की होगी। ये नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का है। तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान जीत सिंह का प्यारा लड़का और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दिली दोस्त, बड़ा चालाक और फुर्तीला। कमर में सिर्फ खंजर बांधे, बगल में बटुआ लटकाए, हाथ में एक कमंद लिए बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ देखता और इनसे बातें करता जाता है। इन दोनों के सामने एक घोड़ा कसा कसाया दुरुस्त पेड़ से बंधा हुआ है। कुंवर वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, भाई तेज सिंह, देखो ना, मोहब्बत भी क्या बुरी बला है जिसने इस हद तक पहुंचा दिया। कई दफा तुम विजयगढ़ से राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई, जिससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से रखता हूं, उतनी ही चंद्रकांता मुझसे रखती है। हालांकि हमारे राज्य और उसके राज्य के बीच सिर्फ 5 कोस का फासला है। इस पर भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, इस खत में भी चंद्रकांता ने यही लिखा है कि जिस तरह बने जल्द मिल जाओ। तेज सिंह ने जवाब दिया, कुंवर वीरेंद्र सिंह, मैं हर तरह से आपको वहां ले जा सकता हूं, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जय सिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बैठा रखा है। दूसरे, उनके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। ऊपर से उसने अपने दोनों अय्यारों को, जिनका नाम नाजिम अली और अहमद खां है, इस बात की ताकीद करा दी है कि बराबर वे लोग महल की निगरानी किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उसके अय्यारों को बखूबी मालूम हो गया है। चाहे चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत ही नफरत करती है और राजा भी अपनी लड़की अपने मंत्री के लड़के को नहीं दे सकता, फिर भी उसे उम्मीद बंधी हुई है और आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। अपने बाप के जरिए उसने महाराज जय सिंह के कानों तक आपकी लगावट का हाल पहुंचा दिया है और इसी सबब से पहरे की सख्त ताकीद हो गई है। आपको ले चलना भी मुझे पसंद नहीं, जब तक कि मैं वहां जाकर फसादियों को गिरफ्तार न कर लूं। कुंवर वीरेंद्र, इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूं, क्योंकि चपला अय्यारा और चंद्रकांता की प्यारी सखी है और चंद्रकांता को जान से ज्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला वहां कोई नहीं है। जब मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्रवाई देखकर लौटूं, तब आपके चलने के बारे में राय दूंगा। कहीं ऐसा न हो कि बिना समझे बूझे काम करके हम दोनों वहां ही गिरफ्तार न हो जाएं। कुंवर वीरेंद्र सिंह,
जो मुनासिब समझो करो। मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और अय्यारी दोनों का। तेज सिंह। कुंवर, मुझे यह भी पता लगा है कि हाल में ही क्रूर सिंह के दोनों अय्यार नाजिम और अहमद यहां आकर पुनः हमारे महाराज के दर्शन कर गए। न मालूम किस चालाकी से आए थे। अफसोस उस वक्त मैं वहां न था। वीरेंद्र। तेज सिंह, मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों को फंसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी ही गिरफ्तारी की फिक्र में हैं। परमेश्वर कुशल करे। खैर, अब तुम जाओ और जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह को वहीं छोड़ पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। वीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दरख्त से खोलकर उस पर सवार हुए और अपने किले की तरफ चले गए। बयान 2। विजयगढ़ में क्रूर सिंह अपनी बैठक के अंदर नाजिम और अहमद दोनों अय्यारों के साथ बातें कर रहा है। देखो नाजिम, महाराज का तो ये ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनाऊं, और चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह को चाहती है। अब तुम ही कहो कि मेरा काम कैसे निकले। अगर सोचा जाए तो चंद्रकांता को लेकर भाग जाऊं, और भाग जाऊं तो कहां जाऊं और कहां रहकर आराम करूं। फिर ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज क्या दुर्दशा करेंगे। इससे तो यही मुनासिब होगा कि पहले वीरेंद्र सिंह और उसके अय्यार तेज सिंह को किसी तरह गिरफ्तार कर किसी ऐसी जगह ले जाकर खपा डाला जाए कि 1000 वर्ष तक पता न लगे, और इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर तो मैं झट गद्दी का मालिक बन जाऊंगा, और तब अलबत्ता अपनी जिंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर ये तो कहो, महाराज के मरने के बाद मैं गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा? लोग कैसे मुझे राजा बनाएंगे? नाजिम। मालिक, हमारे राजा के यहां बनिस्बत काफिरों के मुसलमान ज्यादा हैं। उन सभी को आपकी मदद के लिए मैं राजी कर सकता हूं, और उन लोगों से कसम खिला सकता हूं कि महाराज के बाद आपको राजा माने। मगर शर्त यह है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मजहब मुसलमानी को कबूल करें। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी शर्त दिलो जान से कबूल करता हूं। अहमद। तो बस ठीक है, आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले करें। मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर उन्हें अपने साथ मिला लूंगा। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहब इख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम और अहमद के हवाले कर दिया, जिस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों को एक कर लेना हम लोगों के जिम्मे है। इसके लिए आप कुछ न सोचिए। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा हो जाने पर हम ही दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे, और तब हम लोगों की चालाकी का तमाशा देखिएगा कि बात की बात में जमाना कैसे उलट पुलट कर देते हैं। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख दिया, जिससे वे दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हालचाल की खबर लेने जाते हैं, क्योंकि शाम का वक्त बहुत अच्छा है। चंद्रकांता जरूर बाग में गई होगी और अपनी सखी चपला से अपनी विरह कहानी कह रही होगी। इसलिए हमको पता लगाना कोई मुश्किल न होगा कि आजकल वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के बीच में क्या हो रहा है।
ये कहकर दोनों अय्यार नाजिम और अहमद क्रूर सिंह से विदा हुए। बयान 3। कुछ कुछ दिन बाकी है। चंद्रकांता, चपला और चंपा बाग में टहल रही है। भीनी भीनी फूलों की महक धीमी हवा के साथ मिलकर तबीयत को खुश कर रही है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बाग के पश्चिम की तरफ वाले आम के घने पेड़ों की बहार और उसमें से अस्त होते हुए सूरज की किरणों की चमक एक अजीब ही मजा दे रही है। फूलों की क्यारियों की रविशों में अच्छी तरह छिड़काव किया गया है और फूलों के दरख्त भी अच्छी तरह पानी से धोए हुए हैं। कहीं गुलाब, कहीं जूही, कहीं बेला, कहीं मोतिये की क्यारियां अपना अपना मजा दे रही हैं। एक तरफ बाग से सटा हुआ ऊंचा महल और दूसरी तरफ सुंदर सुंदर बुर्जियां अपनी बहार दिखला रही हैं। चपला, जो चालाकी के फन में बड़ी तेज और चंद्रकांता की प्यारी सखी है, अपने चंचल हाव भाव के साथ चंद्रकांता को संग लिए चारों ओर घूमती और तारीफ करती हुई खुशबूदार फूलों को तोड़ तोड़ कर चंद्रकांता के हाथ में दे रही है। मगर चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह की जुदाई में ये सब बातें कब अच्छी मालूम होती। उसे तो दिल बहलाने के लिए उसकी सखियां जबरदस्ती बाग में खींच लाई। चंद्रकांता की सखी चंपा तो गुच्छा बनाने के लिए फूलों को तोड़ती हुई मालती लता के कुंज की तरफ चली गई है, लेकिन चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई बीच के फव्वारे के पास जा निकली और उसकी चक्करदार टूटियों से निकलते हुए जल का तमाशा देखने लगी। चपला, न मालूम चंपा किधर चली गई। चंद्रकांता, कहीं इधर उधर घूमती होगी। चपला, 2 घड़ी से ज्यादा हो गया, तब से वो हम लोगों के साथ नहीं है। चंद्रकांता, देखो वो आ रही है। चपला, अरे इस वक्त तो उसकी चाल में फर्क मालूम होता है। इतने में चंपा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दिया और कहा, देखिए ये कैसा अच्छा गुच्छा बनाकर लाई हूं। अगर इस वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह होते तो इसको देख मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको कुछ इनाम भी देते। वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही एकाएक चंद्रकांता का अजब हाल हो गया। भूली हुई बात फिर याद आ गई। कमल मुख मुरझा गया। ऊंची ऊंची सांसें लेने लगी। आंखों से आंसू टपकने लगे। धीरे धीरे कहने लगी, न मालूम विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। न मालूम मैंने उस जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिनके बदले ये दुख भोगना पड़ रहा है। देखो पिताजी को भी क्या धुन समाई है। कहते हैं चंद्रकांता को कुंवारी ही रखूंगा। हाय, वीरेंद्र के पिता ने शादी करने के लिए कैसी कैसी खुशामदें की, मगर दुष्ट क्रूर सिंह के बाप कुपत सिंह ने उनको ऐसा कुछ बस में कर रखा है कि कोई काम नहीं होने देता। और उधर कमबख्त क्रूर अपनी ही लस्सी लगाना चाहता है। एकाएक चपला ने चंद्रकांता का हाथ पकड़कर जोर से दबाया, मानो चुप रहने के लिए इशारा किया। चपला के इशारे को समझकर चंद्रकांता चुप हो गई और चपला का हाथ पकड़कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर अपना रुमाल उसी जगह जानबूझकर गिराती गई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने चंपा से कहा, सखी देख तो फव्वारे के पास कहीं मेरा रुमाल गिर पड़ा है। चंपा रुमाल लेने फव्वारे की तरफ चली गई। तब चंद्रकांता ने चपला से पूछा, सखी तूने बोलते समय मुझे एकाएक क्यों रोका। चपला ने कहा, मेरी प्यारी सखी, मुझको चंपा पर शुबा हो गया है। उसकी बातों और चितवनों से मालूम होता है कि वो असली चंपा नहीं है। इतने में चंपा ने रुमाल लाकर चपला के हाथ में रख दिया। चपला ने चंपा से पूछा, सखी कल रात को
मैंने तुझको जो कहा था सो तूने किया? चंपा बोली, नहीं, मैं तो भूल गई। तब चपला ने कहा, भला वो बात तो याद है या वो भी भूल गई? चंपा बोली, बात तो याद है। तब फिर चपला ने कहा, अच्छा, भला दोहरा के मुझसे कह तो सही, तब मैं जानूं कि तुझे याद है। इस बात का जवाब न देकर चंपा ने दूसरी बात छेड़ दी, जिससे शक की जगह यकीन हो गया कि ये चंपा नहीं है। आखिर चपला ये कहकर कि मैं तुझसे एक बात कहूंगी, चंपा को किनारे ले गई और कुछ मामूली बातें करके बोली, देख तो चंपा, मेरे कान से कुछ बदबू तो नहीं आती, क्योंकि कल से कान में दर्द है। नकली चंपा चपला के फेर में पड़ गई और फौरन कान सूंघने लगी। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में रखकर नकली चंपा को सुखा दी, जिसके सूंघते ही चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को पुकार कर कहा, आओ सखी, अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास आकर चंपा को बेहोश पड़ी देख चपला से कहा, सखी, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा ख्याल ही धोखा निकले और पीछे चंपा से शर्माना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कहकर चपला चंपा को पीठ पर लाद कर फव्वारे के पास ले गई और चंद्रकांता से बोली, तुम फव्वारे से चुल्लू भरकर पानी इसके मुंह में डालो, मैं धोती हूं। चंद्रकांता ने ऐसा ही किया और चपला खूब रगड़ रगड़ कर उसका मुंह धोने लगी। थोड़ी देर में चंपा की सूरत बदल गई और साफ नाजिम की सूरत निकल आई। देखते ही चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बोली, सखी, इसने तो बड़ी बेअदबी की। देखो तो अब मैं क्या करती हूं, कहकर चपला नाजिम को फिर पीठ पर लाद कर बाग के कोने में ले गई, जहां बुर्ज के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसके अंदर बेहोश नाजिम को ले जाकर लिटा दिया और अपनी अय्यारी के बटुए में से मोमबत्ती निकाल कर जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ खूब कस कर बांधे और टिबिया से लखलखा निकाल कर उसको सुखाया, जिससे नाजिम ने एक छींक मारी और होश में आकर अपने को कैद और बेबस देखा। चपला कोड़ा लेकर खड़ी हो गई और उसे मारना शुरू कर दिया। माफ करो, मुझसे बड़ा कसूर हुआ, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, बल्कि इस काम का नाम भी न लूंगा, इत्यादि कहकर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा। मगर चपला कब सुनने वाली थी। वो कोड़ा जमाए ही गई और बोली, सब्र कर, अभी तो तेरी पेट की खुजली भी न मिटी होगी। तू यहां क्यों आया था? क्या तुझे बाग की हवा अच्छी मालूम हुई थी? क्या बाग की सैर को जी चाहा था? क्या तू नहीं जानता कि चपला भी यहां होगी? हरामजादे के बच्चे, बेईमान, अपने बाप के कहने पर तूने यह काम किया। देख, मैं उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूं। यह कहकर फिर मारना शुरू किया और पूछा, सच बता, तू कैसे यहां आया और चंपा कहां गई? मार के खौफ से नाजिम को असल हाल कहना ही पड़ा। वो बोला, चंपा को मैंने ही बेहोश किया था। बेहोशी की दवा छिड़क कर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया, जिसको सूंघकर वो बेहोश हो गई, और तब मैंने उसे मालती लता के कुंज में डाल दिया और उसकी सूरत बना उसके कपड़े पहन तुम्हारी तरफ चला आया। लो, मैंने सब हाल कह दिया, अब तो छोड़ दो। चपला ने कहा, ठहर, छोड़ती हूं। मगर फिर भी 10-5 कोड़े और जमा ही दिए, यहां तक कि नाजिम बिलबिला उठा। तब चपला ने चंद्रकांता से कहा, सखी, तुम इसकी निगहबानी करो, मैं चंपा को ढूंढ कर लाती हूं, कहीं ये पाजी झूठ न कहता हो। चंपा को खोजती हुई चपला मालती लता के पास पहुंची और बत्ती जलाकर ढूंढने लगी। देखा कि सचमुच चंपा एक झाड़ी में बेहोश पड़ी है और उसके बदन पर उसका एक लत्ता भी नहीं। चपला उसे लखलखा सूंघाकर होश में लाई और पूछा, क्यों, मिजाज कैसा है? खा गई ना धोखा? चंपा ने कहा, मुझे क्या मालूम था कि इस समय यहां अय्यारी होगी। इस जगह फूलों का एक गुच्छा पड़ा था
जिसको उठाकर सूंघते ही मैं बेहोश हो गई। फिर न मालूम क्या हुआ। हाय हाय, न जाने किसने मुझे बेहोश किया। मेरे कपड़े भी उतार लिए, बड़ी लागत के कपड़े थे। वहां पर नाजिम के कपड़े पड़े हुए थे, जिनमें से दो एक लेकर चपला ने चंपा का बदन ढका और तब ये कहकर कि मेरे साथ आ, मैं उसे दिखलाऊं जिसने तेरी ये हालत की, चंपा को साथ उस जगह ले आई जहां चंद्रकांता और नाजिम थे। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने कहा, देख, इसी ने तेरे साथ ये भलाई की थी। चंपा को नाजिम की सूरत देखते ही बड़ा क्रोध आया और वो चपला से बोली, बहन, अगर इजाजत दो तो मैं भी दो चार कोड़े लगाकर अपना गुस्सा निकाल लूं। चपला ने कहा, हाँ हाँ, जितना जी चाहे इस मुए को जूतियां लगाओ। बस फिर क्या था, चंपा ने मनमाने कोड़े नाजिम को लगाए, यहां तक कि नाजिम घबरा उठा और जी में कहने लगा, खुदा क्रूर सिंह को गारत करे जिसकी बदौलत मेरी ये हालत हुई। आखिरकार नाजिम को उसी कैद खाने में कैद कर तीनों महल की तरफ रवाना हुई। ये छोटा सा बाग जिसमें ये सब बातें हुई थी, महल के संग सटा हुआ उसके पिछवाड़े की तरफ पड़ता था और खासकर चंद्रकांता के टहलने और हवा खाने के लिए ही बनाया गया था। इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से ही अहमद और नाजिम को अपना काम करने का मौका मिल गया था। बयान 4। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत होकर विजयगढ़ पहुंचे और चंद्रकांता से मिलने की कोशिश करने लगे, मगर कोई तरकीब न बैठी, क्योंकि पहरे वाले बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। आखिर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। रात चांदनी है, अगर अंधेरी रात होती तो कमंद लगाकर ही महल के ऊपर जाने की कोशिश की जाती। आखिर तेज सिंह एकांत में गए और वहां अपनी सूरत एक चौबदार की सी बनाकर महल की ड्योढ़ी पर पहुंचे। देखा कि बहुत से चौबदार और प्यादे बैठे पहरा दे रहे हैं। एक चौबदार से बोले, हे यार, हम भी महाराज के नौकर हैं। आज 4 महीने से महाराज ने हमको अपने अर्दली में नौकर रखा है। इस वक्त छुट्टी थी, चांदनी रात का मजा देखते टहलते इस तरफ आ निकले। तुम लोगों को तंबाकू पीते देख जी में आया कि चलो 2 फूंक हम भी लगा लें। अफीम खाने वालों को तंबाकू की महक जैसी मालूम होती है, आप लोग भी जानते ही होंगे। हाँ हाँ, आइए बैठिए, तंबाकू पीजिए, कहकर चौबदार और प्यादों ने हुक्का तेज सिंह के आगे रखा। तेज सिंह ने कहा, मैं हिंदू हूं, हुक्का तो नहीं पी सकता, हाँ, हाथ से जरूर पी लूंगा। ये कहकर चिलम उतार ली और पीने लगे। उन्होंने 2 फूंक तंबाकू के नहीं पिए थे कि खांसना शुरू किया। इतना खांसा कि थोड़ा सा पानी भी मुंह से निकाल दिया और तब कहा, अरे मियां, तुम लोग बहुत अजब कड़वा तंबाकू पीते हो। मैं तो हमेशा सरकारी तंबाकू पीता हूं। महाराज के हुक्का बरदार से दोस्ती हो गई है, वो बराबर महाराज के पीने वाले तंबाकू में से मुझको दिया करता है। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि सिवाय उस तंबाकू के कोई और तंबाकू अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर चौबदार बने हुए तेज सिंह ने अपने बटुए में से एक चिलम तंबाकू निकाल कर दिया और कहा, भाई तुम लोग भी पीकर देख लो कि कैसा तंबाकू है। भला चौबदारों ने महाराज के पीने का तंबाकू कभी काहे को पिया होगा। झट हाथ फैला दिया और कहा, लाओ भाई, तुम्हारी बदौलत हम भी सरकारी तंबाकू पी ले। तुम बड़े किस्मतवार हो भाई कि महाराज के साथ रहते हो, तुम तो खूब चैन करते होगे। ये कहकर नकली चौबदार यानी तेज सिंह के हाथ से तंबाकू ले लिया और खूब दोहरा कर तेज सिंह के सामने लाए। तेज सिंह ने कहा, तुम सुलगाओ, फिर मैं भी ले लूंगा। अब हुक्का गुड़गुड़ाने लगा
और साथ ही गप्पे भी उड़ने लगी। थोड़ी देर में सब चौबदार और प्यादों का सर घूमने लगा, यहां तक कि झुकते झुकते सब औंधे होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अब क्या था, बड़ी आसानी से तेज सिंह फाटक के अंदर घुस गए और नजर बचाकर बाग में पहुंचे। देखा कि हाथ में रोशनी लिए सामने से एक लौंडी चली आ रही है। तेज सिंह ने फुर्ती से उसके गले में कमंद डाली और ऐसा झटका दिया कि वो चूं तक न कर सकी और जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे बेहोशी की बुकनी सुंघाई और जब बेहोश हो गई तो उसे वहां से उठाकर किनारे ले गए। बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई और सामने आईना रखकर अपनी सूरत उसी के जैसी बनाई। इसके बाद उसको वहीं छोड़कर उसी के कपड़े पहनकर महल की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचे जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा 10-5 लौंडियों के साथ बातें कर रही थी। लौंडी की सूरत बनाए हुए तेज सिंह भी एक किनारे पर जाकर बैठ गए। तेज सिंह को देख चपला बोली, क्यों केतकी, जिस काम के लिए मैंने तुझको भेजा था, क्या वो काम तू कर आई जो चुपचाप आकर बैठ गई है? चपला की बात सुनकर तेज सिंह को मालूम हो गया कि जिस लौंडी को मैंने बेहोश किया है और जिसकी सूरत बनाकर आया हूं, उसका नाम केतकी है। वो बोले, हाँ, काम तो करने गई थी, मगर रास्ते में एक नया तमाशा देख तुमसे कुछ कहने लौट आई हूं। चपला, अच्छा, ऐसा तूने क्या देखा, बता? नकली केतकी यानी तेज सिंह, सभी को हटा दो तो तुम्हारे और राजकुमारी के सामने अपनी बात कह सुनाओ। सब लौंडियां हटा दी गई और केवल चंद्रकांता, चपला और चंपा रह गई। अब केतकी ने हंसकर कहा, कुछ इनाम दो तो खुशखबरी सुनाओ। चंद्रकांता ने समझा कि शायद वो वीरेंद्र सिंह की कुछ खबर लाई है, मगर फिर ये भी सोचा कि मैंने तो आज तक कभी वीरेंद्र सिंह का नाम भी इसके सामने नहीं लिया। तब ये क्या मामला है? कौन सी खुशखबरी है जिसको सुनाने के लिए ये पहले से ही इनाम मांगती है? आखिर चंद्रकांता ने केतकी से कहा, हाँ हाँ, इनाम दूंगी, तू कह तो सही, क्या खुशखबरी लाई है? केतकी ने कहा, पहले दे दो तो कहूं, नहीं तो जाती हूं। ये कहकर उठ खड़ी हो गई। केतकी के ये नए नखरे देख चपला से न रहा गया। वो बोल उठी, क्यों री केतकी, आज तुझको क्या हो गया है कि ऐसी बढ़ चढ़कर बातें कर रही है? लगाऊं 2 लात उठ के? केतकी ने जवाब दिया, क्या मैं तुझसे कमजोर हूं जो तू लात लगाएगी और मैं छोड़ दूंगी? अब चपला से न रहा गया और केतकी का झोंटा पकड़ने के लिए दौड़ी, यहां तक कि दोनों आपस में गुंथ गई। इत्तेफाक से चपला का हाथ नकली केतकी की छाती पर जा पड़ा, जहां की सफाई देखकर वो घबरा उठी और झट से अलग हो गई। नकली केतकी, क्यों, भाग क्यों गई? आओ लड़ो। चपला अपनी कमर से कटार निकालकर सामने हुई और बोली, ओ यार, सच बता, तू कौन है, नहीं तो अभी जान ले डालती हूं। इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ न दिया और वीरेंद्र सिंह की चिट्ठी निकालकर सामने रख दी। चपला की नजर भी इसी चिट्ठी पर पड़ी और गौर से देखने लगी। वीरेंद्र सिंह के हाथ की लिखावट देखकर समझ गई कि ये तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी के भी हाथ वीरेंद्र सिंह कभी चिट्ठी नहीं भेजेंगे। ये सोच समझ चपला शर्मा गई और गर्दन नीची कर चुप हो गई, मगर जी में तेज सिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ करने लगी। बल्कि सच तो ये है कि तेज सिंह की मोहब्बत ने उसके दिल में जगह बना ली। चंद्रकांता ने बड़ी मोहब्बत से वीरेंद्र सिंह का खत पढ़ा और तब तेज सिंह से बातें करने लगी। चंद्रकांता, क्यों तेज सिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है। तेज सिंह, मिजाज क्या खाक अच्छा होगा, खाना पीना सब छूट गया, रोते रोते आंखें सूज आई, दिन रात तुम्हारा ध्यान है, बिना तुम्हारे मिले उनको कब आराम है। 1000 समझाता हूं मगर कौन सुनता है,
अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर मैं गया था। आज उनकी हालत देख फिर यहां आना पड़ा। कहते थे मैं खुद चलूंगा, किसी तरह समझा बुझा कर यहां आने से रोका और कहा कि आज मुझको जाने दो, मैं जाकर वहां बंदोबस्त कराऊं, तब तुमको ले चलूंगा, जिससे किसी तरह का नुकसान न हो। चंद्रकांता। अफसोस तुम उनको अपने साथ न लाए, कम से कम मैं उनका दर्शन तो कर लेती। देखो ना, यहां क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों ने इतना उधम मचा रखा है कि कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी को कितना रोकती और समझाती हूं कि क्रूर सिंह के दोनों अय्यार मेरे दुश्मन हैं, मगर महाराज कुछ नहीं सुनते, क्योंकि क्रूर सिंह ने उनको अपने वश में कर रखा है। मेरी और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर महाराज को न मालूम किस तरह समझा दिया है कि महाराज उसे सच्चों का बादशाह समझ गए। वो हर दम महाराज के कान भरा करता है। अब वे मेरी कुछ नहीं सुनते। हाँ, आज बहुत कुछ कहने का मौका मिला है, क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इसी पिछवाड़े वाले बाग में गिरफ्तार किया है। कल महाराज के सामने उनको ले जाकर तब कहूंगी कि आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। अगर इसे मेरे पहरे पर मुकर्रर किया ही था तो बाग के अंदर जाने की इजाजत किसने दी? ये कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के तहखाने में कैद करने का सारा हाल तेज सिंह से कह सुनाया। तेज सिंह चपला की चालाकी सुनकर हैरान हो गए और मन ही मन उसको प्यार करने लगे, पर कुछ सोचने के बाद बोले, चपला ने चालाकी तो खूब की, मगर धोखा खा गई। ये सुनकर चपला हैरान हो गई। हाय राम, मैंने क्या धोखा खाया? पर कुछ समझ में नहीं आया। आखिर रहा न गया और तेज सिंह से पूछा, जल्दी बताओ, मैंने क्या धोखा खाया? तेज सिंह ने कहा, क्या तुम इस बात को नहीं जानती थी कि नाजिम बाग में पहुंचा तो अहमद भी जरूर आया होगा? फिर बाग ही में नाजिम को क्यों छोड़ दिया? तुमको मुनासिब था कि जब उसको गिरफ्तार किया ही था तो महल में लाकर कैद करती या उसी वक्त महाराज के पास भिजवा देती। अब जरूर अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया होगा। इतनी बात सुनते ही चपला के होश उड़ गए और बहुत शर्मिंदा होकर बोली, हाँ सच है, बड़ी भारी गलती हो गई। इसका किसी ने ख्याल न किया। तेज सिंह, और कोई क्यों ख्याल करता? तुम तो चालाक बनती हो, अय्यारा कहलाती हो। इसका ख्याल तुमको होना चाहिए कि दूसरों को? खैर, जाके देखो वो है या नहीं। चपला दौड़ी हुई बाग की तरफ गई। तहखाने के पास जाते ही देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है। बस फिर क्या था, यकीन हो गया कि नाजिम को अहमद छुड़ा ले गया। तहखाने के अंदर जाकर देखा तो खाली पड़ा हुआ था। अपनी बेवकूफी पर अफसोस करती हुई लौट आई और बोली, क्या कहूं, सचमुच अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया। अब तेज सिंह ने छेड़ना शुरू किया। बड़ी अय्यारा बनती थी, कहती थी हम चालाक हैं, होशियार हैं, ये है वो है। बस एक अदने से अय्यार ने नाकों में दम कर डाला। चपला झुंझला उठी और चिढ़कर बोली, चपला नाम नहीं जो अब की बार दोनों को गिरफ्तार कर इसी कमरे में लाकर बेहिसाब जूतियां न लगाऊं। तेज सिंह ने कहा, बस बस बस, तुम्हारी कारीगरी देखी गई। अब देखो मैं कैसे एक एक को गिरफ्तार कर अपने शहर में ले जाकर कैद करता हूं। इसके बाद तेज सिंह ने अपने आने का पूरा हाल चंद्रकांता और चपला से कह सुनाया और यह भी बतला दिया कि फला जगह पर मैं केतकी को बेहोश करके डाल आया हूं, तुम जाकर उसे उठा लाना। उसके कपड़े मैं न दूंगा, क्योंकि इसी सूरत से बाहर चला जाता हूं। देखो, सिवाय तुम तीनों के ये हाल और किसी को मालूम न हो, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। चंद्रकांता ने तेज सिंह से ताकीद की, दूसरे तीसरे दिन तुम यहां जरूर आया करो, तुम्हारे आने से हिम्मत बनी रहती है। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा, कहकर तेज सिंह चलने को तैयार हुए। चंद्रकांता उन्हें जाते देखकर रोकर बोली,
क्यों तेज सिंह? क्या मेरी किस्मत में कुमार की मुलाकात नहीं बनी है? इतना कहते ही गला भर आया और वो फूट फूट कर रोने लगी। तेज सिंह ने बहुत समझाया और कहा कि देखो, ये सब बखेड़ा इसी वास्ते किया जा रहा है जिससे तुम्हारी उनसे हमेशा के लिए मुलाकात हो। अगर तुम ही घबरा जाओगी तो कैसे काम चलेगा? बहुत अच्छी तरह समझा बुझाकर चंद्रकांता को चुप कराया। तब वहां से रवाना हो केतकी की सूरत में दरवाजे पर आए। देखा तो 2-4 प्यादे होश में आए हैं, बाकी चित्त पड़े हैं। कोई औंधा पड़ा है, कोई उठा तो है मगर फिर झुका ही जाता है। नकली केतकी बने तेज सिंह ने डपट कर दरबानों से कहा, अरे तुम लोग पहरा देते हो या जमीन सूंघते हो? अरे इतनी अफीम क्यों खाते हो कि आंख नहीं खुलती, और सोते हो तो मुर्दों से बाजी लगाकर? देखो, मैं बड़ी रानी से कहकर तुम्हारी क्या दशा कराती हूं। जो चौबदार होश में आ चुके थे केतकी की बात सुनकर सन्न हो गए और लगे खुशामद करने। देखो केतकी, माफ करो, आज एक नालायक सरकारी चौबदार ने आकर धोखा देकर ऐसा जहरीला तंबाकू पिला दिया कि हम लोगों की ये हालत हो गई। उस पाजी ने तो जान से मारना चाहा था, अल्लाह ने बचा दिया, नहीं तो मारने में क्या कसर छोड़ी थी। देखो देखो, रोज तो ऐसा नहीं होता ना, आज धोखा खा गए, बस हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। अब कभी ऐसा देखो तो जो चाहे सजा देना। नकली केतकी ने कहा, अच्छा ठीक है, आज तो छोड़ देती हूं, मगर खबरदार फिर कभी ऐसा हुआ तो। ये कहते हुए तेज सिंह बाहर निकल गए। डर के मारे किसी ने यह भी न पूछा कि केतकी तू कहां जा रही है।